मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो मोदी 3.0 सरकार का पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया, जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ था। और इस बजट पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और नीति आयोग के सदस्य भी हैं। डॉक्टर विरमानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो आज जो ये बजट पेश किया गया है, जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे मिडिल क्लास की बात करें, एमएसएमई सेक्टर की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। तो मेरी दृष्टि है कि हम किस तरह जो आर्थिक प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, उसको किस तरह सस्टेन कर सकते हैं, फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, ताकि 2047 में विकसित भारत हो। तो उस दिशा से मैं देखूं तो इसमें मुझे तीन ब्रॉड इश्यूज हैं जो सब के बीच में स्कैटर्ड हैं। अगर आप एग्रीकल्चर लीजिए, इंडस्ट्री लीजिए और किसी दिशा में देखें तो ये तीन चीज़ें सब जगह नज़र आ रही हैं। तो एक तो है जिसको हम कहते हैं पॉलिसी रिफॉर्म और या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो एब्सोल्युटली एसेंशियल है, क्रिटिकल है फॉर सस्टेनिंग फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। और उसके उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है जो टैक्स रिफॉर्म, न्यू इनकम टैक्स बिल वित्त मंत्री ने बोला है कि अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश करेंगी, और जिसका इन अ वे प्रीव्यू मैं कहूँगा, जो टैक्स रेट स्ट्रक्चर नया बताया गया है जिसमें राहत मिली है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पर ये टैक्स रिफॉर्म मेरे ध्यान से जो इनकम टैक्स की रियायत है उससे शॉर्ट टर्म कंजम्पशन में काफ़ी वृद्धि आएगी और ग्रोथ अगले 6 महीने 1 साल में। बट जो टैक्स रिफॉर्म बिल है उसका इफ़ेक्ट 5-10 साल चलेगा। इसी तरह कई अदर और रिफॉर्म्स, एक्शंस हैं जो ग्रोथ के लिए अच्छी हैं। और दूसरी चीज़ है जो इश्यूज़ ऑफ स्किल, एजुकेशन, इनोवेशन पे अगेन कई चीज़ें बजट में हैं जो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, वेज ग्रोथ पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और फाइनली तीसरी चीज़ है वो है एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई चेन्स पे किस तरह जो कई चीज़ें अनाउंस की हुई हैं, किस तरह एमएसएमईज़ का जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्टेबल्स बनाते हैं उनको किस तरह बढ़ावा दिया जाए, ताकि अगेन जॉब्स क्रिएट हों, और उनको इंटीग्रेट करें ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है 10-15 साल के लिए। तो ये तीन भागों में मैं इसको देखता हूँ। ऑफ कोर्स इंडिविजुअली हम सेक्टर्स वगैरह पे भी ध्यान दे सकते हैं। ये सवाल उठता है बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का। तो आज जो बजट पेश किया गया है उस अनएम्प्लॉयमेंट को कितना उसमें एड्रेस किया गया है, आप कैसे उसको देखते हैं? साथ ही जो रोजगार, नए रोजगार पैदा करने की दिशा में, इसको आप कैसा मानते हैं इस बजट को? अगर रेगुलेशन या कंट्रोल एफर्ट्स, आप कॉस्ट रिड्यूस होंगी रेगुलेटरी कमीशन वगैरह से, तो जो जॉब क्रिएटर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, उनका अटेंशन अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकता है और उससे ज़्यादा जॉब क्रिएशन होती है। दूसरा पॉइंट है जो स्किलिंग एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर इम्प्रूव होगी तो वेजेस बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद विरमानी, ये तमाम बातों को आपने इतने गहनता और सरलता के साथ समझाया। इस बजट के हर पहलू को छूने की हमने यहाँ पर कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और साथ ही अर्थशास्त्री भी हैं। उनसे हमने इस पर विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और मेहमान जया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमान से हम आपका परिचय करा दें। राजीव कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम बजट के इस महाकुंभ के योजनाओं का संगम है, योजनाओं की त्रिवेणी है, इस पर बातचीत करने के लिए राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, इस बजट महाकुंभ में आपको क्या क्या नजर आया? ये जो संगम समागम किया गया है योजनाओं का,
ये जो घोषणाओं की त्रिवेणी बही गई है, क्या आपको लगता है कि बूस्टर के तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे विकास के लिए ये काम करेगी? जी, नमस्कार। और मैं उन सभी बातों का अनुमोदन करता हूं जो आपने लोगों ने कहा कि ये मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है हमारी वित्त मंत्री ने। और मैं आपका ध्यान खासतौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बजट में जो निजी निवेशक हैं, जो निजी निवेश है, उनके लिए कई कदम उठाए गए हैं। और जैसे कि उसमें कहा गया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि कौन कौन से सारे वो मुद्दे हैं जिससे कि निजी निवेश को आजकल परेशानी होती है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इंस्पेक्टर राज है या फिर उसमें रेगुलेट कंप्लायंस बर्डन है। और ये जो हाई लेवल कमेटी है वो 1 साल में अपनी रिकमेंडेशंस पेश करेगी और उम्मीद ये है कि उसके बाद जो निजी निवेश का जो हमारा इकोसिस्टम है वो कहीं और बहुत बेहतर होगा। मैंने अभी हाल में लिखा था कि मुझे आशा है कि हाई लेवल कमेटी खुद माननीय वित्त मंत्री ही चेयर करेंगी, क्योंकि उसमें फिर असली उसमें जो है वो जोर आएगा। और उसके बाद जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उस पर भी टाइम बाउंड अगर मॉनिटरिंग हो एक अच्छी एजेंसी के द्वारा तो और बेहतर होगा। तो उन्होंने इसके साथ में और भी अनाउंस किया कि एक वो इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडेक्स बनाएंगी और जो कि सारे स्टेट्स को जो है रैंक करेगी। उसमें भी एक स्पर्धा आएगी राज्यों में कि कैसे वो निजी निवेशकों को जो है वो अट्रैक्ट करें अपने 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 राज्यों में। देखिए, मेरा मानना ये है कि भारत में हज़ारों साल से प्राइवेट इन्वेस्टर, निजी निवेशक, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ही हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है, हमारी अर्थव्यवस्था का जो वो ठोस आधार है। और उसको बढ़ाना जो कि इस बजट में किया गया है वो अत्यंत जो है वो अच्छा रहेगा और अर्थव्यवस्था की तेजी को राजीव जी, एक सवाल मैं निवेश से जुड़ा ही आपसे पूछना चाहता हूं। पिछले कुछ अगर हम देखें, क्वार्टर्स के अंदर देखें, अगर वित्तीय वर्ष में देखें, तो ये महसूस किया जा रहा था कि बूस्टर के तौर पर सरकार का पैसा बहुत इन्फ्यूज किया जा रहा है आधारभूत संरचना के लिए, ताकि एक बूस्टर, एक रनिंग उसमें मोड में और अर्थव्यवस्था तेजी से चलती रहे। ऐसा माना जा रहा था कि जो निजी निवेशक हैं, बड़े निजी निवेशक हैं, वो मुट्ठी भींच कर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये बजट एक मुट्ठी खोलने का काम करेगा, उस दिशा में चीज़ों को आगे ले जाएगा? नहीं, बिल्कुल मुट्ठी खोलने का काम करेगा। और साथ में ये भी दर्शाता है कि शायद सरकार ये समझ गई है कि जो पब्लिक केपेक्स है, ये जो सरकारी खर्चा है, उसको बढ़ाने की एक सीमा पहुंच गई है। इसके आगे और क्योंकि अभी 2 बजट में, पिछले बजट में 11.1 लाख करोड़ रुपया दिया आवंटन हुआ था और इस अगले बजट में सिर्फ उसको बढ़ा के सिर्फ 12 लाख करोड़ किया गया है। तो करीब करीब कांस्टेंट है। और इसकी वजह यह है कि ये जो उम्मीद थी कि पब्लिक केपेक्स से हमारा जो निजी निवेश है वो अट्रैक्ट होगा, वो मेरे ख्याल में उस आधारभूत खर्चे से इतना फ़ायदा नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपेसिटी नहीं बढ़ी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। इसीलिए इस बजट में ना सिर्फ ये जो मैंने कमेटी की बात करी वो है, मगर जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो हमारे जो यूनिट्स हैं उनकी लिमिट बढ़ा के 250 करोड़ से 500 करोड़ कर दी गई है, दुगनी कर दी गई है। उनके लिए एक नया फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है, उनके लिए क्रेडिट एनहांसमेंट स्कीम करी गई है। और जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनके लिए भी एक क्रेडिट कार्ड का इंतजाम किया गया है। ये सब चीज़ें जो हैं वो निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की बात है। और मैं आपसे दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमारे देश में हमेशा से जब तक निजी निवेश जोर नहीं पकड़ता है तब तक मेरे ख्याल में अर्थव्यवस्था कभी भी जो है वो उस डायनेमिक, उस मोमेंटम पे नहीं आ पाती है। जो सरकार कोशिश कर सकती है, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री शुरू से कहते आए हैं कि ये नज़र आना चाहिए कि सरकार निजी निवेशकों के हित में काम कर रही है और उनके सपोर्टिव रोल अदा कर रही है, ना कि उनका एक रेगुलेटरी रोल। ये बजट में किया। बिल्कुल राजीव जी, जैसा कि आपने कहा निजी निवेश को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। जो टारगेट है 4.4% फिजिकल डेफिसिट का, कहीं ना कहीं जो आज बजट पेश किया गया है, क्या उस टारगेट को, उस दिशा में आगे बढ़ने वाले इस बजट को आप मानते हैं? टारगेट तो पूरा होगा क्योंकि सरकार इस पर पे कटिबद्ध है कि वो करेगी, मगर इसके चलते मुझे लगता है कि ये होगा कि कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, और ख़ास तौर से जैसा पिछले 2 बजटों में होता आया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में शायद बजट की कटौती होगी, क्योंकि जो हमारी टोटल रिसीट्स हैं, जो राजस्व है हमारा, वो सिर्फ 9% से बढ़ रहा है, जबकि आर्थिक गति हमारी जीडीपी की ग्रोथ 10.1 मानी गई है इस बजट में, तो उसका शेयर कम हो रहा है। तो
ये जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, उसको तो सरकार, जैसे मैंने कहा, कटिबद्ध है पूरा रखने के लिए। मगर उसके लिए जो उन्होंने एक और चीज़ अनाउंस की है अभी, वो ये कि अगले 5 साल में 2030 तक 10 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान होगा। ये पूरा करीब करीब बैक बर्नर पे रख दिया गया था, और अगर इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा और इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोशल सेक्टर्स हैं इन पर भी कटौती हो, और वित्तीय घाटा का लक्ष्य भी मिल सकता है, और जो है वो हमारे सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से दोनों पर हमारा एक्सपेंडिचर भी साथ में बढ़ सकता है, अगर हमारा एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम ठीक से चारू रूप से चले। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए, बजट पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया का क्या एनालिसिस है इस बजट रैप करने के लिए। उसमें मेरा पहला डायलॉग ये है कि ये RRR है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बजट है, रिफॉर्मिस्ट बजट है और रिवॉल्यूशनरी बजट है जहाँ तक देश के इकोनॉमिक गवर्नेंस का सवाल है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है या पॉलिटिक्स का सवाल है, तो इसका एक लाइटर वेन में हेडलाइन ये हो सकता है कि आज बिहार के चुनाव का ऐलान हो गया और दिल्ली का बूथ कब्जा हो गया। क्योंकि मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत दी गई है, और ये 97 के बजट के बाद हुआ है कि जिनकी इनकम 12 लाख तक है उन पर कोई टैक्स नहीं होने वाला। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, और 25 लाख रुपए तक आप समझ लें कि 25 लाख के बाद 30% का टैक्स लगेगा। ये रिलीफ किसी भी फ्री बी जो कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल तरीका होता है उससे ज़्यादा बड़ी रिलीफ है, और बहुत बड़ी आबादी को ये रिलीफ है। इससे दो चीज़ें होंगी कि कंजम्पशन बूस्ट होगा। कंजम्पशन बूस्ट होने का मतलब होता है कि अब आप इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को एक आधार दे रहे हैं कि आइए इन्वेस्ट करिए, कैपेसिटी बढ़ाइए, यानी कि नौकरियां क्रिएट होंगी। नौकरियां क्रिएट होंगी तो आपका ग्रोथ बढ़ेगा, जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैंने शुरू में क्यों कहा कि RRR रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि फिस्कल डेफिसिट के नंबर पे जो वादा था उस पर ये बिल्कुल अड़े हुए हैं, और 4.8 से अब अगले साल के लिए 4.4 का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इन्होंने रखा है। कैपेक्स थोड़ा बढ़ाया है सरकारी खर्चा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया। ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहेवियर पैटर्न को बताता है, जो लगातार FM इतने वर्षों में इस पर ध्यान देती आई हैं, या पूरी मोदी सरकार फिस्कल प्रूडेंस को लेकर के हमेशा बहुत सीरियस रही है। दूसरी बड़ी चीज़ कि अब आप जब इसको इकोनॉमिक इंजन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट, पावर हो या माइनिंग हो या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब पर आप जोर लगाएं। उसके अलावा जॉब क्रिएट करने के लिए ग्रास रूट पे जो एग्रीकल्चर के लेवल पे, रूरल के लेवल पर काम होना है, उसके बारे में बहुत पॉइंटेड और स्पेसिफिक टारगेटेड स्कीम्स हैं। एग्जाम्पल, 100 ज़िलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, अब वो एक ऐसा बूस्टर डोज बनेगा। अब पूरे देश में एक लागू करो और टारगेटेड तरीके से काम करो, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तीसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, चाहे वो देशी हो या विदेशी, कंजम्पशन का टैक्स रिलीफ का एक बड़ा आधार बना करके आपने कंप्लायंस पे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे इसमें बहुत ज़ोर लगाया है, और उसमें देशी और विदेशी निवेशकों के लिए कंप्लायंस के बहुत सारे बर्डन हटाने के लिए इन्होंने ऐलान कर दिया है। KYC के बारे में जो कहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन था, उससे बहुत दिक्कत होती थी, उसको ये ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्लॉजेज हैं जिसका जिक्र किया है वित्त मंत्री ने, जिसका संबंध FDI से होगा, मल्टीनेशनल्स यहाँ आकर के पैसा लगा सकें। इसी प्रकार इंश्योरेंस में 100% का FDI 74 से बढ़ा करके, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिवॉल्यूशनरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास को एक एनर्जी देना, जो इनका एक बहुत बड़ा वोटर तबका भी है उस हिसाब से। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल इसलिए कह रहा हूँ कि फिस्कल प्रूडेंस का पूरा ध्यान रखा है, बड़ी बात है। तीसरा, रिफॉर्मिस्ट इसलिए कि हमेशा हम बात करते थे कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। पिछला जो कल इकोनॉमिक सर्वे में आया, ये अनंत नागेश्वरन साहब ने जो पूरा एक सर्वे लिखा, उसमें बहुत ही ग्रेशियस भाषा में सरकार का क्रिटिक था, सरकारों का क्रिटिक था कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। आप उनको जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे, रेगुलेशन कम नहीं करेंगे, तब तक वो एनर्जी जनरेट नहीं होगी। तो हमको लगता था कि सर्वे में जो कहा जाता है वो बजट में आए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस बजट में सर्वे की बहुत सारी क्रांतिकारी बातों को लागू किया गया है। बिल्कुल
बिल्कुल, दैट लिंक इज देयर, वो दिख रहा है। सर्वे की जो एक बहुत बड़ी बात थी वो गेट आउट ऑफ द वे था, उस पर मैं अभी आऊँगी कि किस तरह से पुश मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग को और क्या एरियाज़ है जहाँ पे डीरेगुलेशन हुआ है। बट पहले सर आपने बोला कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिलीफ मिला है आज तक। बहुत लोगों से हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। जो गेस्ट थे वो भी कह रहे थे दिस बीट्स द एक्सपेक्टेशन वी हैड। हमारी बेस्ट एक्सपेक्टेशन 10 लाख की थी। द फैक्ट दैट द एफएम हैज़ given more than what people were even expecting in their best case scenario, what do you think would have been the thinking to be able to give this kind of a relief to the middle class? ये जाहिर है कि मिडिल क्लास जो है भारत का, या आप एसएमई कहें, व्यापारी कहें, दुकानदार कहें, छोटी कमाई वाले लोग कहें, भारत का ग्रोथ इंजन यही लोग चलाते हैं। जब आप इनको एनर्जाइज करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये बात सही है, मैं हंसा इसलिए था आपका सवाल सुन करके कि कल मैं अपने घर में बात कर रहा था तो मेरी पुत्रवधू ने कहा कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैंने कहा 10 लाख, तो उसने कहा हमको लगता है 12 लाख। बस शर्त नहीं लगी वरना मैं हार जाता, और 12 लाख की बात सही निकल करके आ गई। ये एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के साइकिल को चलाने के लिए। और इसके पीछे जो थॉट है, जाहिर है कि पॉलिटिकल थॉट तो हमेशा रहता ही है। किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि अपने लोगों को, जिसको मैं कहता हूं कि टारगेट ऑडियंस को आप कैटर करें, वो तो है ही है, लेकिन ये पूरे इकोनॉमिक साइकिल को बड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इस बजट में बहुत साफ नहीं पता चलता, लेकिन जितने ग्लोबल अनसर्टेनिटी हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक्सटर्नल फैक्टर से हम कितना ग्रो करेंगे के बजाय इंटरनल फैक्टर से कितना ग्रो करेंगे, तो हमारी डिपेंडेंस इंटरनल पर ज़्यादा रहे। तो उसके लिए जिसको कहते हैं बेस तैयार करना, ये बहुत बड़ा बेस तैयार किया गया है। ये टैक्स रिलीफ अभी सुनने में अमाउंट के तौर पर बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग शहरी लोग थोड़ा ऊंची तनख्वाह वाले लोग होंगे, लेकिन भारत के ज़्यादातर लोग जो टैक्स पेयर हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसकी वजह से एक चीज़ और होगी, टैक्स बेस भी बढ़ेगा। ऑलरेडी भारत में पर्सनल इनकम टैक्स अब कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर जा चुका है। तो जो भी 12-14 लाख करोड़ के आसपास का इस वक्त का जो नंबर है, तो जब शुरू में बहुत कम लोग टैक्स देते थे तब हमारा टैक्स कलेक्शन कितना था, और अब का नंबर देखें तो उसमें बहुत बड़ी बढ़त है। तो लोग अब टैक्स देने के लिए ज़्यादा इनकरेज भी होंगे, उनको नज भी किया गया है। ये डीक्रिमिनलाइजेशन जो किया गया है, 2 साल की जगह 4 साल की विंडो दी गई है, ये भी एक जो टैक्स टेररिज्म से हटके टैक्स कंप्लायंस का जो एक एटमॉस्फेयर है उसको बहुत बूस्ट करेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पूरा माहौल था, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़ा हुआ मध्य वर्ग है, साधारण लोग हैं, उनके ऊपर ये तलवार हमेशा लटकते रहती है कंप्लायंस की और क्रिमिनल एक्शंस की। उसके बारे में ये बजट साफ बता रहा है कि करीबन 50% कंप्लायंस ये हटाने जा रहे हैं, और उसके लिए एक कमीशन बनाएंगे जो इस पर जल्दी फैसला कर लेगा। इसी तरीके से अब आप 4 साल तक अगर अपना रिटर्न भर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो जो निर्मला सीतारामन ने टर्म यूज़ किया, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर, ये अप्रोच है, और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों का ही विश्वास नहीं लेंगे और उन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वो एनर्जी कहाँ से जनरेट होगी जो आपको 10% का ग्रोथ दे, जो आपको विकसित भारत बनाए। जी, अब बात करते हैं सर, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कल कहा, इनफैक्ट उनकी तो वर्डिंग्स ये थी, गेट आउट ऑफ द वे। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा एसेंशियली डीरेगुलेट करिए, हमें भी अपना एक डोजे अपना बनाना चाहिए, वे वी टॉक अबाउट मोर एफिशिएंट वे वे लेस गवर्नमेंट हैपेंस। और उसको लेके मेक इन इंडिया 2.0 की बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से बढ़ावा देने की बात की गई है, क्रेडिट को और बढ़ाने की बात की गई है, एसएमई पे बहुत फोकस किया गया। सर आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में, जो हमारी एक कैपेबिलिटी और दूसरा जो हमारी एस्पिरेशन है उसको लेके? काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और उसके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत है, फ्रॉम पावर टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू मिनरल्स टू क्रिटिकल मिनरल्स, और अब न्यूक्लियर पावर, इन सारी चीज़ों पर इसीलिए काफ़ी फोकस किया गया है, जिसके कारण हमको उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिले जिसकी ज़रूरत है। गेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस वे का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि मूल रूप से मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहती है। बहुत सारे लोगों की तो शिकायत ये है कि प्राइवेट सेक्टर 7,50,000 कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो टॉप निफ्टी की हैं, 7-8 लाख करोड़ के कैश पर बैठा हुआ है, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? ब्याज की कमाई कर रहा है वो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, जो हमको एक्सपोर्ट के लिए और
कम्पिटिटिव बनाने में मदद करे। लेकिन उसके लिए शिकायत ये है कि कंपटीशन के लिए रेगुलेशन वगैरह वगैरह जो सारे जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो एक तरफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप कर लें, दूसरी तरफ आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें हमारी डोमेस्टिक ज़रूरत को पूरी करने के लिए, तो उस पर ये फोकस है। और प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी काफ़ी डिटेल में की गई है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ जो है अब पीपीपी के भरोसे छोड़ा जाए, बढ़ाया जाए। और वहाँ पर टैक्स इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट के बड़े इश्यूज़ हैं, उसको किस तरीके से सरल बनाया जाए, तो वो सारे नगेट्स इसमें हैं। अभी बहुत सारा फाइन प्रिंट में तो चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सरकार को ये एक सिग्निफिकेंट रियलाइजेशन है कि प्राइवेट कैपेक्स बढ़ाने के लिए उनको भी एक इनेबलिंग माहौल बनाना है। मेरी अपनी शिकायत ये है कि इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर थोड़ा हाथ खींच करके बैठा हुआ था, उसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन अब सरकार ने इतना आधार बना दिया कि उसके पास बहाना नहीं होगा। सर, कल इकोनॉमिक सर्वे ने इस पे भी बोला था, उन्होंने कहा था कॉर्पोरेट्स स्विमिंग इन एक्सेस प्रॉफिट, दिस वाज द वर्ड दैट इकोनॉमिक सर्वे यूज्ड। एब्सोल्युटली, मैं उसी का इशारा कर रहा था कि वो बहुत सारे मुनाफे पर बैठे हुए हैं, ब्याज का या शेयर मार्केट की कमाई का पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब भारत मैन्युफैक्चरिंग के बिना उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जो हमारी सरकार का ऑब्जेक्टिव है, विकसित भारत का। और अब तो आप ट्रंप वाली दुनिया में हैं, और जब ट्रंप वाली दुनिया में हैं तो आपको, पहले हम कहते थे कि हम माल बनाएं, बाहर बेचें, उससे हम बहुत कमा लेंगे। ज़रूर वो प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना सारा ग्रोथ का आधार अब डोमेस्टिक ऑडियंस पर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस करके बढ़ाएं। और सर, अगर हम जॉब्स की बात करें, जॉब क्रिएशन एक रिकरिंग एस्पेक्ट रहा है। इस बजट से, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इसमें इंटरनल इकोनॉमी पे बहुत फोकस किया गया है, कंजम्पशन पे बहुत फोकस किया गया है। जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर आपके हिसाब से इस पे? जॉब्स पे, इस पे इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो सरकारी योजनाओं के कारण इसलिए पड़ेगा कि पाइपलाइन में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होंगे, जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो ये कई गुना जॉब क्रिएट करने का आधार बनाता है। प्राइवेट सेक्टर इसमें थोड़ा पीछे रहेगा, जो ज़्यादा जॉब देने की स्थिति में है। और प्लस अब हम नया चैलेंज देख रहे हैं ऑटोमेशन वगैरह का या एआई का, उसके कारण जॉब पे बहुत बड़ा रिस्क है। ये स्पीड का गेम है। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि आपको स्पीड से जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा समझते हैं, जो लोगों से बात करते हैं उनको सुन करके, कि थोड़ा स्लो जॉब क्रिएशन होगा अभी जो माहौल है उसको देखते हुए, और यहीं पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सरकारी खर्चे पर ही ज़्यादा काम चलेगा इस वक्त। फाइनल क्वेश्चन सर, द पॉलिटिकल इम्पैक्ट, आपने शुरू में ये बात कही थी, सबसे पहले बिहार और दिल्ली की बात कही थी, बट लार्जर इम्पैक्ट आपको क्या लगता है इस बजट का, मैसेजिंग का, जो सरकार मैसेज दे रही है इससे, उसका? देखिए, ये सरकार हमेशा अपना जो भी काम करती है, इकोनॉमिक गवर्नेंस या पॉलिटिकल पॉलिसी को आगे बढ़ाने का, उसमें वो पिरामिड अगर स्ट्रक्चर है तो बॉटम ऑफ पिरामिड जनता ही पर फोकस होना चाहिए। तो बैकवर्ड इलाके, बैकवर्ड ज़िले, पिछड़े लोग, गरीब, युवा और महिला, ये जो कोर स्ट्रक्चर है, फोकस इसी पर है, क्योंकि आप इनको एम्पावर करते हैं तो उसके बाद कहानी आपकी आगे बढ़ती है। इस बजट की एक बात जिसकी चर्चा कम हुई है, आखिरी में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितना वेलफेयर स्कीमों पर खर्चा अभी तक किया गया है, उसके बाद अचानक से अब कोई बहुत नहीं बढ़ाया जा रहा है। दरअसल सरकारी खर्चे कम करने पर इस बजट में ध्यान दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार समझ गई है कि यहाँ तक तो ठीक था वेलफेयर स्कीमों का खर्चा, लेकिन इसके बाद अब ग्रोथ के इंजन को चलाने पर ही काम होगा, न कि वेलफेयर स्कीमों के खर्चे से काम होगा। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मध्य वर्ग को अब अपने बूते खड़ा करने के लिए जो वेलफेयर स्कीम के आगे की पॉलिटिक्स थी जी, ये उस नई पॉलिटिक्स को शुरू करने का काम करती है। ये मुझे लगता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट द मैसेजिंग एंड द इंटेंट, इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन पॉलिटिक्स पे, इंडियन इकोनॉमी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा? एक लास्ट, आई नो आई सेड लास्ट क्वेश्चन बट आई हैव टू आस्क यू दिस, व्हिच इज दैट यू स्पीक टू द फाइनेंस मिनिस्टर वेरी रेगुलरली, आपको यू नो द थिंकिंग बिहाइंड द बजट, यू नो दैट बेटर. Explain to us, sir, in the backdrop of a growth which was subpar in terms of our expectations, do you think this will make us get on to that? ठीक है, हम 6.3 से 6.8 की बात कर रहे हैं, पिछला जो GDP था वो 5.4 आया था। क्या ये बजट है वो थ्रेशोल्ड लेवल पार कर पाएगा जो हम चाहते हैं, मे बी मोर देन 6-8.8%, be at that 7%? ये प्रेडिक्शन मेरे पे ग्रेड के ऊपर की चीज़ है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसका जो एक सिंपल लेमैन आंसर है वो ये है कि
3 से 6.8 ग्रोथ प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार बहुत माइंडफुल है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंजम्पशन बूस्ट विच क्रिएट्स जॉब, ये जो पूरा साइकिल है इसको ध्यान में रख करके इन्होंने ये काम किया है। ग्रोथ पक्के तौर पर इसके ऊपर जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा स्केप्टिकल इस मामले में हूँ कि जब तक हम जवान हैं भारत, तब तक हम रिच होंगे कि नहीं, उसके लिए और तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है। वो नंबर है 9% के आसपास का। तो 7 और 9 के बीच का फासला हम कितनी तेज़ी से तय करते हैं, गेम वहाँ पर है। Magic lies in that 2%. Thank you so much, Sanjay sir, for giving us that perspective. अमिताभ कांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी धन्यवाद। आप पूर्व सीईओ है नीति आयोग के। दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं, अमिताभ जी मैं ये जानना चाहूँगा इस वक्त आपसे, खासकर टैक्स स्लैब से शुरू करता हूँ और फिर हम बाकी विषयों पे आते हैं। ये क्या अब तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है, इतना बड़े लेवल पे चेंजेस हो जाना? नहीं, बहुत क्रांतिकारी है। देखिए इतना बड़ा मिडिल क्लास को इतना बड़ा एग्जेम्पशन पहले कभी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं मिला है। और ये करीब आपका टोटल टैक्स का करीब 7-8% है। मतलब इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए, जो कि दिखाया है गवर्नमेंट ने। और वो इसलिए दिखाया है कि उनके विचार से कंजम्पशन बढ़ाना आवश्यक था, मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा पैसा देना ज़रूरी था। उनके हिसाब से एक डिमांड को ड्राइव करना आवश्यक था, क्योंकि अगर भारत को 8% 9% की ग्रोथ पे ले जाना है तो कंजम्पशन को ड्राइव करना एक आवश्यक था। पर ये बजट उसकी वजह से ग्रोथ तो देगा, पर ग्रोथ के साथ जॉब्स भी देगा, क्योंकि जब 8% की ग्रोथ होती है और लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर फोकस है, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी बजट ने टूरिज़्म, टॉय सेक्टर, लेदर, फुटवेयर, ये सारे के सारे, और 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कृषि क्षेत्र में, तो जहाँ पर आप नई टेक्नोलॉजी लाइएगा, बदलाव लाइएगा, तो ये एक बहुत ही ग्रोथ विद जॉब्स का एक बजट है, जो आपको 8% प्लस की ग्रोथ पे ले जाएगा, पर जॉब्स भी क्रिएट करेगा। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा ही फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इस साल 4.8% था और आगे चल के ये 4.4 पर एम कर रहा है। तो ये बड़ा ही फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट है। और इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। आप तारीफ करेंगे, मैं नंबर आपसे बाद में पूछूंगा आखिरी सवाल के तौर पे, लेकिन मैं एक एक चीज़ पे आता हूँ बारी बारी से, जो आपकी एक्सपर्टीज़ रही है। मैं ये जानना चाहूँगा, इनफैक्ट मैं क्या, हिंदुस्तान का तमाम दर्शक वर्ग जानना चाहेगा जो हमको देख रहा है, कैसे नौकरियाँ पैदा होंगी और कितनी नौकरियाँ पैदा होंगी आने वाले कुछ सालों में, अगर आप कोई नंबर्स पे बात कर सकें। नहीं, देखिए टूरिज़्म एक अकेला क्षेत्र है जो कि 25 कम से कम कुछ नहीं तो ये 3-3.5 करोड़ नौकरियां तो टूरिज़्म क्षेत्र में आ सकती हैं, अगर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस 50 शहरों में दिया गया है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। कांत जी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी धन्यवाद, शुक्रिया एक बार फिर से जुड़ने के लिए। हम जब आपसे पिछली बार बात कर रहे थे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अमिताभ जी, तो मेरा सवाल आपसे वही था, वहीं से शुरू करूँगा जहाँ हमारी बातचीत रुकी थी। कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे रोज़गार उत्पन्न होते आप देख रहे हैं इस बजट के बाद, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी अब ऐतिहासिक करार दे दिया है? आपने मुझे बताया टूरिज्म में 3.5 करोड़ के आसपास, टेक्सटाइल में 3-3.5 करोड़ के आसपास। देखिए इसके अलावा टॉय सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर अभी करीब 1 करोड़ लोग काम करते हैं। और ये जब टूरिज्म टॉय का पैकेज बनेगा तो मेरे विचार से तो इससे एम्प्लॉयमेंट डबल होने की आवश्यकता है। और फिर फुटवेयर और लेदर सेक्टर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का सेक्टर है। मेरे विचार से ये पूरे सारे सेक्टर्स अगर हम मिला सकते हैं तो इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर में 5-5.5 करोड़ की जॉब क्रिएशन की क्षमता है। और स्टार्टअप्स पे बहुत महत्वपूर्ण फोकस दिया गया है।
क्योंकि ना केवल फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स का है बल्कि इनोवेशन पर फोकस है और वहाँ डीप टेक के लिए अलग एक फंड ऑफ फंड की बात की गई है। तो स्टार्टअप्स को बहुत पुश करने के लिए और जियो स्पेशल सेक्टर हो या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर भी फोकस है। तो ये सारे सेक्टर्स मिलाकर जो ग्रोथ देखेंगे तो ये ग्रोथ विद जॉब्स का बजट है। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि आप इस विषय को मुझसे हम सबसे बेहतर जानते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात की गई है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है ये? देखिए क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग आपको अपनी जीडीपी का 25% ले जाना है, ये 17-18% पे स्टैग्नेंट है। इसको ले जाने के लिए आपको अपनी टैक्स पॉलिसीज़ ठीक करनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करना है, स्टेट्स के साथ लैंड पॉलिसीज़ ठीक करनी है, लेबर पॉलिसी ठीक करनी है और इसके अलावा पावर रेट्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे चीज़ों को स्टेट्स के साथ काम करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ये काम करेगा कि स्टेट्स के साथ मिलके उनको उसको ड्राइव करे और उसको आगे ले चले। और एमएसएमई को भी बढ़ावा ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन देगा, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाना, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना, वर्ल्ड क्लास बनाना और ग्लोबल वैल्यू चेन्स को पेनिट्रेट करना हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए आवश्यक है। और ख़ासकर जो अभी का माहौल है कि ग्लोबल वैल्यू चेन सारी डिस्रप्टेड हैं, टूटी पड़ी हुई हैं, उसमें अगर भारत को आगे चलना है तो हमें बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेशन बनना है, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स को भी बहुत गिराना पड़ेगा। क्या इस मैन्युफैक्चरिंग मिशन में प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा, सरकार के साथ काम करके मैन्युफैक्चरिंग को सेक्टर को आगे ले जाने के लिए? प्राइवेट सेक्टर का ही रोल होगा, ये केवल पूरा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करनी है तो ये गवर्नमेंट से नहीं होगा। गवर्नमेंट को तो अपने आप को रिट्रीट करना पड़ेगा, जैसे ये बजट ने कहा कि रूल्स हटाइए, रेगुलेशन हटाइए, प्रोसीजर्स हटाइए, लॉज हटाइए, एक रिफॉर्म का वेव लाना पड़ेगा और उसके बिना ये नहीं होगा। और ये सारी की सारी फोकस होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर कैसे, फ्री इंटरप्राइज कैसे देश, अगर आपको 9-10% पर ग्रो करना है अगले 30 वर्षों में तो गवर्नमेंट ग्रोथ नहीं देगा। गवर्नमेंट तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, कैटलिस्ट होगा, फैसिलिटेटर होगा, प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। जी सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जगह से जो सेंटिमेंट है इस बजट को लेकर बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट है विपक्ष की तरफ से, सुप्रिया श्रीनेत का नाम लेके बोल रहा हूँ, वो ये बोल रही हैं हेल्थ सेक्टर में कटौती कर दी, एजुकेशन में कटौती कर दी, सोशल वेलफेयर में बजट आवंटन में कटौती कर दी, कृषि में कटौती कर दी, और ये सब तो वो सेक्टर है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि बजट एक बीई बजट होता है, एक आरई बजट होता है। जैसे जैसे खर्चा होता जाता है आरई में बजट को रिस्टोर किया जाता है कई क्षेत्रों में। अगर इस बार आप देखिएगा, हम लोग ने शुरू में कहा था कि फिस्कल डेफिसिट 4.9% होगा, वो आरई की स्टेज पे 4.8 है। तो बजट का जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग कितना आप खर्चा कीजिएगा। पर कभी भी इन सेक्टर्स को कभी भी फंड की कमी नहीं महसूस होगी। जी, एक आखिरी सवाल अमिताभ सर, हम ये परंपरा निभा रहे हैं आज सुबह से, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे आज आप निर्मला जी को और उनकी टीम को? मैं तो इस बजट को बहुत हाई मार्क्स दूंगा, मैं 9, 9.5 तक दूंगा इनको। थैंक यू सो मच। 9, 9.5 मतलब आपने तो डिस्टिंक्शन विद सुप्रीम, मतलब क्लास में टॉपर बना दिया निर्मला जी को इस बजट के बाद। थैंक यू अमिताभ सर, बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। अमिताभ कांत, पूर्व सीईओ नीति आयोग के, हमारे साथ थे, G20 के शेरपा रहे भारत सरकार के, और खास तौर पर बात कर रहे थे नीति, अर्थनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। 9.5 नंबर देके गए हैं निर्मला सीतारमण को इस शानदार बजट के लिए। निरंजन जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं, इस बजट से एक या दो चीज जो आपको सबसे अधिक प्रभावित की और वो क्यों? आई थिंक दो बातें बहुत ही क्लियर है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री चाहते हैं कि मिडिल क्लास की जो सरप्लसेस रहे वो एक बढ़ाया जाए और उनको एक स्पेंडिंग की कैपेसिटी बढ़ा दे
और उनकी परचेसिंग पावर भी ज्यादा हो। आज की तारीख में देखा जाए तो उनके एक कॉर्नर हो गए थे, क्योंकि एक तरफ जीएसटी बहुत लग रहा था अलग अलग आइटम्स के ऊपर, और फिर बाकी जो पैसे वो कमाते थे उनके हिसाब से ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बातें जो किए हैं कि हर क्षेत्र में वित्त मंत्री में एक लेके आए। अभी हाउसिंग सेक्टर में देखें, काफी जो मकाने जो अटक गए हैं, स्वामी फंड 2 उन्होंने लेके आए, जहां 15,000 करोड़ वो कर रहे हैं कि जितने भी अटके हुए मकान हैं, जैसे एनसीआर एरिया में काफी मकाने अटके हुए हैं, उनको कैसे लाभ दिया जाए। स्वामी 1 में 1 लाख घर के ऊपर सुविधा दी थी। अब भी इसमें समझ सकते हैं कि ये भी एक राहत अपने हाउसिंग सेक्टर में जितने भी अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको होए। हम समझते हैं कि और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें जुड़ जाए तो ये काफी इसका सम बढ़ सकता है और इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है स्किल डेवलपमेंट में। ये बहुत ही महत्व की बात है और बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ज्यादातर क्या हुआ है कि हमारा जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां हम सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है मार्केट में। देखा जाए तो लगभग 70 मिलियन वर्कर्स हम लोग यूज कर रहे हैं आज के तारीख में, लेकिन हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स जो है हमें चाहिए 23 लाख और हमारे पास है 13 लाख। मींस 1 करोड़ वर्कर हमारे पास शॉर्ट है स्किल डेवलपमेंट में। एक कंपनी जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, उन्होंने अभी 1.5 महीने पहले ऐलान किया था कि उनको एक कंपनी को 25,000 वर्कर स्किल्ड वर्कर्स शॉर्ट हैं। तो एक तरफ आप देखा जाए तो हमारे पास वर्कर्स की शॉर्टेज है स्किल एरिया में, और दूसरी तरफ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो सेक्टर्स ऑफ एक्सीलेंस किए हैं, मेरे अंदाज से हर एक कंस्ट्रक्शन साइट को स्किल डेवलपमेंट को भी कुछ तरीके से लाना चाहिए। और 2030 में जो प्रधानमंत्री के टारगेट है, वहां उस समय हमें 100 मिलियन मींस 10 करोड़ वर्कर्स हमें चाहिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया में, और 33 मिलियन वर्कर्स हमारे स्किल चाहिए। मींस आज की तारीख में 2 करोड़ वर्कर को स्किलिंग करने की आवश्यकता है। तो हम दोनों बातें कर सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं। और दूसरे छोटे छोटे काफी आइटम्स हैं जहां राहत दी है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, अलग अलग आइटम जो उन्होंने किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताए हैं, कंपनीज को भी राहत दी है कि भाई जितने भी वो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जैसे विवाद से विश्वास की है, कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर भी कुछ उसका मार्ग निकाला है। तो ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो करना चाहते हैं, उसको सिंप्लीफाई काफी तरीके से करना चाहती है। तो ये एक बहुत ही महत्व की बात रही। आपने अच्छी बातें बताई, क्या क्या फायदा हो सकता है इस बजट के बाद आने वाले वक्त में। नीलेश शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नीलेश जी, सबसे पहले आपको हम बता दें कि नीलेश शाह जी एमडी हैं कोटक महिंद्रा के। उनसे पहला सवाल नीलेश जी से मेरा यही है कि नीलेश जी, अगर मैं इस बजट को देखूं तो मुझे इसके 2 मुख्य केंद्र बिंदु नजर आते हैं। एक विकसित भारत, और दूसरा जो मुख्य केंद्र बिंदु है एक बड़ा तबका, जिसके बारे में कहा जाता था कि सरकार एड्रेस नहीं कर रही। सरकार उसका भागीदारी तो लेती है, उससे पैसा तो लेती है, लेकिन उसकी समस्याओं को, उसकी चिंताओं को एड्रेस नहीं कर रही। ये तमाम बातें कही जाती थी। वो दूसरा केंद्र बिंदु है मिडिल क्लास। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताया, एक महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, वहां पे त्रिवेणी संगम है। इस बजट में भी त्रिवेणी संगम हुआ। पहली उम्मीद थी कि आपने पिछले साल फिस्कल प्रूडेंस की बात करी तो उसके ऊपर आगे चलते रहे। इस साल के फिस्कल डेफिसिट और अगले साल के फिस्कल डेफिसिट उम्मीद से कम हुई, और आने वाले 6 सालों के लिए हमने डेट टू जीडीपी रेशो कम होता करेंगे उसकी आशा लगाई। तो ये पहला अच्छा काम हुआ। दूसरी चीज थी अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा देना, मिडिल क्लास को सपोर्ट करना। जो 12 लाख रुपए की इनकम तक की टैक्स छूट मिली है, उससे अर्बन कंजम्पशन को फायदा मिलेगा। इस स्लैब में जो है उनकी रोटी कपड़ा मकान तो सिक्योर्ड है, तो जाहिर है कि अब नया पैसा वो एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल पे खर्चा करेंगे। तीसरी चीज थी कि प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा बैकफुट पे खेल रहा है, तो सरकार कैपेक्स के ऊपर लीड ले।
बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड पीएसयू जो टोटल कैपेक्स इंक्रीज हुआ है वो तकरीबन 17% के आसपास होगा। सेंटर का तकरीबन 10% है, पीएसयू का उनसे ज़्यादा है, और स्टेट किस तरह की बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम का उसके ऊपर रहेगा। बट नेट नेट गवर्नमेंट कैपेक्स अभी भी फ्रंट फुट पे खेल रहा है। तो कैपेक्स बढ़ाया, अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दिया और फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया। ये त्रिवेणी संगम इस बजट के लिए वाकई महाकुंभ। नीलेश जी, मेरा एक सवाल आपसे और है, जब मिडिल क्लास को राहत की हम बात करते हैं तो अगर हम देखें पूरी अर्थव्यवस्था में ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? मिडिल क्लास के हाथ में अगर पैसा आएगा तो उसका रिफ्लेक्शन किस तौर पर नजर आएगा? सेविंग्स के तौर पर, एक्सपेंडिचर के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर, बचत के तौर पर, और जो खरीदारी होगी वो कैसे हमारे ग्रोथ इंजन को एक गति प्रदान करेगी? मेरे हिसाब से कुछ बचत होगी और कुछ खर्चा होगा। जो खर्चा होगा वह कंज्यूमर ड्यूरेबल, ट्रैवल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर के क्षेत्र में ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादातर खर्चा भारत के अंदर होगा। जब रईस आदमी के पास पैसा आता है तो वो अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजता है। मिडिल क्लास अपने बच्चे को भारत में ही रखता है। रईस आदमी ट्रैवल और टूरिज्म बाहर करते हैं, मिडिल क्लास महाकुंभ में जाता है। तो ये पूरा खर्चा भारत में होगा। इससे डिमांड बढ़ेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो नया निवेश होगा तो नई जॉब्स क्रिएट होगी, और ये वर्चुअस साइकिल चलती रहेगी। तो सारा कंजम्पशन जिसका खर्चा भारत में हो और सेविंग्स जिसका निवेश भारत में हो, वह एक वर्चुअस साइकिल बना देता है। नीलेश जी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनंत, एक सवाल नीलेश जी, मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ, जैसे कि हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इतना बड़ा जो राहत मिडिल क्लास को मिला है, एक बहुत बड़ी आबादी को रिलीफ मिला है, परचेजिंग पावर उसकी जब बढ़ जाएगी तो ऐसे में यहाँ पर वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर्स की तो बात की है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें किस तरह का ग्रोथ आप देख पा रहे हैं आने वाले वक्त में? बजट के बाहर भी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इस इकोनॉमिक सर्वे में सीईए जी ने बहुत अच्छी तरह कहा है कैसे अलग अलग प्रकार के रेगुलेशंस हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को कर्टेल करते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, कुक के वेज स्लिप के फॉन्ट प्रिस्क्राइब करिए, कैंटीन वॉल वाइट वॉश होनी चाहिए। ये बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो बाबा आदम के ज़माने के अभी भी चल रहे हैं और हमारे एंटरप्रेन्योर को रोक रहे हैं। तो उसे हमें बजट के बाहर टैकल करना है। और इस बजट में जन विश्वास 2 बिल जो प्रपोज किया गया है उससे शायद ये बर्डन कम होगा। जी नीलेश जी, अब मिडिल क्लास से ही जुड़ा ये मसला है, टैक्स से जुड़े कानूनों को लेकर जो कहा जा रहा है कि एक नई व्यवस्था के निर्माण पर जोर रहेगा, फोकस रहेगा, जो स्मूथ होगी, सरल होगी और स्पष्ट होगी, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशंस नहीं होंगी। ये कैसे इम्पैक्ट करेगी हमारी पूरी की पूरी टैक्स रिजीम को, पूरे के पूरे टैक्स सेटअप को? टैक्स के मामले में तकरीबन 99% रिटर्न तो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन पे असेस हो जाते हैं। मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरा EIS 26 फॉर्म ही मेरा इनकम टैक्स रिटर्न बनता है। मुझे कोई नई चीज़ कम करने की या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो हमारे एंटरप्रेन्योर है उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और कंप्लायंस के बर्डन है। टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन में इनकम टैक्स से ज़्यादा शायद फोकस GST पे रखना पड़ेगा। वहाँ पे इतिहास थोड़ा कम है और इसीलिए शायद कन्फ्यूजन थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इनकम टैक्स। एनीवे, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ट्रस्ट पहले करेंगे, स्क्रूटिनाइज बाद में करेंगे, वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरे हिसाब से टैक्स टेररिज्म या रूल्स एंड कंप्लायंस बर्डन, ये चीज़ें इतिहास बन जाएगी। जी नीलेश जी, यहाँ एक सवाल ये भी है, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं लेकिन रूरल इलाके में यहाँ पर वित्त मंत्री ने जो अपना बजट आज पेश किया उसमें किसानों की भी बात की। इसके अलावा रूरल इकोनॉमी और रोजगार सृजन के क्षेत्र में आप इस बजट को कहाँ पाते हैं? इसमें बातें बहुत कही गई है जिसके ऊपर हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जूते बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट हमारे जूते के एक्सपोर्ट्स उतने हैं नहीं। 144 करोड़ लोग हैं, बट चाइना दुनिया का हर दूसरा जूता बनाता है। तो इस बजट में हमने टॉयज़, फुटवेयर, ये प्रकार के लेबर इंटेंसिव सेक्टर के ऊपर फोकस किया है। क्लस्टर बनेंगे, स्किल इम्पार्ट की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर हम ज़्यादा जूते बना पाए, ज़्यादा खिलौने बना पाए, तो बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है
उससे रूरल और जॉब्स दोनों को फायदा होगा। जी इस बजट में दो अच्छी चीजें और है। एक तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में। इसमें भारत आत्मनिर्भर है। अगर इस पैसों का हम सही तरीके से उपयोग कर पाए तो न्यूक्लियर एनर्जी जो बहुत सस्ती होती है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। भारत तकरीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में खर्चा करता है इंक्लूडिंग शिपिंग। बट हमारे पास शिप बनाने की क्षमता बहुत कम है, अपने खुद के शिप्स भी बहुत कम है। 25,000 करोड़ का मैरीटाइम फंड खड़ा किया गया है ताकि शिप बिल्डिंग को बढ़ावा मिल सके। ये शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये दोनों हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। जी नीलेश जी, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि अगर हम भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो इसमें एक खास बात और देखी जाती है कि ये इसकी जो लोकल डिमांड है, यानी कि जो घरेलू डिमांड है, वो भी एक बूस्टर के तौर पर काम करती है। पिछले कई दिनों से महसूस किया जा रहा था कि घरेलू डिमांड, घरेलू खर्च नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक स्लम्प की बात कही जा रही थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि रफ्तार में थोड़ी सी धीमी हुई है। लेकिन अब ये मिडिल क्लास के हाथ में जो पैसा आएगा, किसी के हाथ में 70,000 ज़्यादा, किसी के हाथ में 80,000 ज़्यादा, 12 लाख तक वालों को तो पूरी छूट ही मिल गई है। तो ये हमारी लोकल डिमांड को रेज करने में, हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट को रेज करने में कितना अहम हो जाता है? ये बहुत ज़रूरी है कि ये जितनी रियायत दी गई है उसका खर्चा भारत में ही हो। अगर इस रियायत को लेके लोग सिंगापुर या थाईलैंड घूमने चले गए तो भारतीय इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये रियायत लेके लोग एप्पल के आईफोन खरीदने लगे जो इंपोर्ट होते हैं रादर देन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो कोई फायदा नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे पैसे भारत में कंज्यूम हो, भारत में खर्चा हो, और इसीलिए हमें बढ़ावा देना है कि एप्पल अपने सारे फ़ोन यहीं पे मैन्युफैक्चर करे और लोग थाईलैंड और सिंगापुर घूमने की जगह पे वाराणसी और काशी विश्वनाथ में घूमें। जी नीलेश जी, यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में हमने देखा है जो इन्वेस्टमेंट की बात है वहाँ 74% से बढ़ाकर जो 100% एफडीआई को किया गया है, उसे आप कैसे देखेंगे? सो ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। बहुत सारी विश्व की इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी है जो चाइना में ऑपरेट नहीं कर पाती खुली तरह से। भारत में हमने अतिथि देवो भव का स्लोगन है और बैनर भी है। तो ये 100% ओनरशिप इन इंश्योरेंस सेक्टर विल एनकरेज देम टू कम एंड इन्वेस्ट इनटू इंडियन मार्केट। मेरे हिसाब से 100% एफडीआई इंश्योरेंस के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में भी सोचनी चाहिए। इससे भारत में जो भारत की वेट है स्टॉक मार्केट इंडेक्स में, एमएससीआई, एफटीएसई जैसी, वहाँ पे भी अपनी वेट बढ़ सकती है। इससे पैसे एफपीआई का पैसा भी आ सकता है। तो इंश्योरेंस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट अभी एक और हनुमान छलांग लगानी बाकी है, whereby 100% ownership can go to foreign investors in banking. नीलेश जी आपके पास आएंगे और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा एक और सवाल है मेरा, वो भी क्योंकि मिडिल क्लास से सीधा टच करता है, वो भी हम आपसे उसका जवाब जानेंगे। और जैसे कि हमने आपको दिन में बताया और लगातार बोलते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस निर्मला सीतारमण के बजट को ऐतिहासिक कहा और कहा कि ये लोगों का बजट है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है मिडिल क्लास को और खासकर निम्न आय वर्ग को। जिस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मेरे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त आईएमएफ में काम कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कृष्णमूर्ति जी हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल तो यही कि मैं आपके ट्वीट्स दिन में देख रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो बजट है ये कंजम्पशन मल्टीप्लायर है। ये कैसे समझा पाएंगे कि अगर मेरे पास पैसा आया तो उसके बाद ये कंजम्पशन मल्टीप्लायर कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने एक और ट्वीट डाली है अभी जिसमें इसको मैंने विस्तृत दौर पे समझाया है, तो उसको भी आप देख लें और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देख लें। लेकिन मैं प्रयास करूंगा यहाँ पे बताने के लिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये अधिक आ गए और आप 10,000 से आप एक मान लीजिए स्मार्टफोन खरीदते हैं, मेरे से खरीदते हैं, तो मेरे पास अब 10,000 रुपये आए और इस 10,000 में से मैंने एक्चुअली कुछ उसको जमा पूंजी के रूप में रख दिया, मान लीजिए 20% रख लिया 2,000, और 8,000 मैंने जाके खर्चा किया उसको। तो मान लीजिए मैं जाके एक शर्ट खरीदता हूँ 8,000
और जो 8,000 जो रिटेलर है वो उसको 8,000 पहुंचता है, और वो भी फिर उसके बाद उसमें से 20% रख के वो मान लीजिए वो भी उसमें से जो 6,400 रुपये जो होते हैं उसको खर्च करता है। तो इसी तरह ये जो ये एक कड़ी के रूप में एक से दूसरे के हाथ में, दूसरे से तीसरे के हाथ में, तीसरे से चौथे के हाथ में एक्चुअली थोड़ा 20% उसको जमा कर लिया पूंजी के रूप में, उसके बाद बाकी खर्चा कर दिया। तो जब इसको आप पूरा इसका संगठन करते हैं, उसका जब पूरा सम करते हैं तो उसको जो है वो एक्चुअली वो गणित में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और उसका जब आप वो करते हैं तो उस पूरा जो एग्रीगेशन करते हैं तो आपका एक जो मल्टीप्लायर आता है वो सेविंग्स रेट का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा मतलब तो 0.21 डिवाइडेड बाय 0.25। तो यदि मान लीजिए आप सिर्फ 10% ही बचत करते हैं तो एक्चुअली ये जो मल्टीप्लायर है 10 गुना होगा। लेकिन यदि आप 20% करते हैं तो 5। लेकिन मान लीजिए कि लोग इसको और ज्यादा उतना कंज्यूम ना करें, मतलब खपत ना करें, लेकिन 40% मान लीजिए यदि लोग इसको बचत में रख देते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं, तो आपका जो मल्टीप्लायर सिर्फ 2.5 होगा। तो यही बात मैंने एक्चुअली इसका इस्तेमाल किया और आंकड़े लिए हैं। 2023 का आंकड़ा यदि देखें तो जो हमारी जो बचत करने की इस जो मिडिल क्लास में जो दर है वो करीब 18% की है। तो 18% को मैंने 20% ले लिया, तो जिससे कि आपका जो मल्टीप्लायर है वो करीब 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 5 आ जाता है। प्रोफेसर साहब, आजकल अपने यहाँ ये बड़ी चर्चा होती है कि इकोनॉमी के शेप में ग्रो करेगी, वी शेप में ग्रो करेगी, तो ये किस शेप में ग्रो करेगी? और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि जीडीपी इस साल में, इसी फाइनेंशियल ईयर में 10% तक हो सकती है। इतना एस्टिमेट तो ऑफिशियली में लगाया गया। नहीं, जीडीपी 10%, सॉरी 10% मैंने नहीं कहा, 8%। मैंने कंजम्पशन कहा, कंजम्पशन 10% कहा। जी। वो इसलिए कहा कि जैसे वित्त मंत्री साहिबा ने बताया कि इस जो ये कदम लिया गया है इससे 1 लाख करोड़ का जो आय है वो कम आएगा सरकार को। तो यानी कि 1 लाख करोड़ जो है हमारे मिडिल क्लास उनके जेबों में जाएगा। तो 1 लाख करोड़ जो है, जैसे मैंने अभी मल्टीप्लायर का समझा रहा था, यदि 1 लाख करोड़ को लोग उसमें से खर्च करेंगे कुछ जमा करके 20%, तो एक्चुअली जो करीब 5 लाख करोड़ हमारे कंजम्पशन में एक्चुअली बढ़ेगा। तो 5 लाख करोड़ जो है करीब 4.8% इस साल के जो कंजम्पशन है उसके अनुपात में होता है। तो क्योंकि करीब 7% कंजम्पशन इस कदम के बावजूद भी बढ़ने वाला था, तो आप उसको जोड़ दें तो एक्चुअली बन जाता है करीब 12%। तो मैं 12% नहीं ले रहा हूं, उसको और थोड़ा कंजर्वेटिव लेके 10%। और इसको आप अंत में यदि आप ये आकलन करें कि जीडीपी का जो है 60% जो है कंजम्पशन से आता है, तो जब आपका कंजम्पशन मान लीजिए करीब 10% पे बढ़ेगा तो उसका योगदान आपके जीडीपी में भी आएगा। तो इसीलिए मेरे अनुसार 8% का जो जीडीपी विकास दर है वो इस साल हो सकता है। एक बात जो मैं आपको बतला दूं एक्चुअली, और हमारे जो श्रोता हैं वो समझ लें कि ये जो बढ़ोतरी होगी ये सिर्फ इसी साल होगी। ये अंतर हमें समझना जरूरी है कि जब आप बुनियादी ढांचा बनाते हैं तो बुनियादी ढांचा से जो उसका जो लाभ है वो सिर्फ उसी साल नहीं बाकी सालों में भी आता है। कि मान लीजिए एयरपोर्ट बन गया तो उसके कारण जो एक्चुअली जो लोग आएंगे वो तो हर साल उसका बेनिफिट आएगा, लेकिन ये जो जेब में आया इसका सिर्फ इसी साल आएगा। तो ये एक अंतर है, इसको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इस साल जरूर आएगा। एक और क्विक रिस्पॉन्स मैं आपसे जरूर समझना चाहूँगा। सरकार ने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आए और वो पैसा मार्केट में आए, खर्चा हो। सरकार ने अपना काम कर दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा अब इंडस्ट्री से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर इकोनॉमी। हाँ, बहुत सटीक सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये एक धारणा बनी हुई थी हमारे जो उद्योगपतियों में कि हम निवेश इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम डिमांड नहीं देख रहे हैं। तो इस बार जैसे मैंने आंकलन लगाया, 10% यदि आपका डिमांड बढ़ेगा तो ये एक सुनहरा अवसर है हमारे उद्योगपतियों के लिए
कि वो निवेश करें ताकि इस डिमांड को वो सर्विस कर पाए, क्योंकि यदि वो एक्चुअली अपना जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ाएंगे तो इसका असर हमारे इन्फ्लेशन पे पड़ सकता है। तो इसीलिए मेरा ये आग्रह रहेगा हमारे उद्योगपतियों से कि जो इससे पहले जो बतलाते थे कि अरे डिमांड नहीं है इसलिए हम निवेश नहीं कर रहे, अब तो इस साल तो डिमांड आएगा तो आपको निवेश करना जरूरी है ताकि इसका असर इन्फ्लेशन में ना आए। और एक और बात मैं ये बतला दूं कि एक्चुअली इसको ये जो कदम लिया गया फिस्कल पॉलिसी में जो सरकार ने लिया, इसको और अच्छा इसका परिणाम आए, इसके लिए मैं आशा करता हूं कि सेंट्रल बैंक, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो उसका जो असर है निवेश पे काफी पड़ता है। और यहाँ पे मैं एक गहरी बात है जो मैं इसको जो जिस पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि यदि आप देखें जो हमारे जो विकसित देश हैं उनमें ऐसा होता है कि एक्चुअली जो लोग होते हैं वो खाने के लिए भी या फिर एक वेकेशन में जाने के लिए वो उधार ले लेते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो परिवार है, कोई भी परिवार है, वो सिर्फ मान लीजिए एक 2 व्हीलर लेना चाहता है या फिर एक 4 व्हीलर खरीदना चाहता है या फिर एक घर खरीदना चाहता है, उसी के लिए ऋण लेता है। तो जो कंजम्पशन का जो मतलब जो जो ब्याज दर जो उसका असर है सिर्फ चंद आइटम्स पे पड़ता है, यानी कि पूरा कंजम्पशन जो है इंटरेस्ट रेट के कारण उसका असर नहीं आता। इसके विपरीत यदि आप निवेश पे देखें तो सारा निवेश जो है उसका ब्याज दर का असर पड़ता है, क्योंकि जब भी निवेश होती है तो वो निवेश जो है एक कंपनी उधार लेके कुछ हद तक उधार लेके करती है, तो सारा इसका जो ब्याज दर का असर निवेश पर पड़ता है। इसीलिए ये बहुत अहम है कि हमारे जो रिजर्व बैंक के जो अधिकारी हैं वो समझें, इस अंतर को समझें, और यदि निवेश को बढ़ाना है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग है उसको करना बहुत जरूरी है। वो करेंगे तो जो कदम सरकार ने लिया है उसको और जोर मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी से। इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं वो रिजर्व बैंक के अधिकारी जरूर सुनेंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आप पक्का समझ जाएंगे आपकी बातें सुनकर। प्रोफेसर साहब, सर एक लास्ट में क्या मैं ये कहूँ कि रॉकेट शेप है, ऊपर ही ऊपर जाता हुआ के और वी से अलग होके, आप इसको किस शेप में डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए ये एक्चुअली मुझे तो एक अच्छा एक स्लोप, पॉजिटिव स्लोप के रूप में मैं देखूंगा कि क्योंकि मैंने और आपको ध्यान होगा जो मेरी जो किताब आई है इंडिया एट 100, उसमें मैंने दर्शाया है कि भारत को औसताना 8% की विकास दर जो है दर्ज करनी है ताकि भारत एक विकसित देश बन पाए 2047 में, जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। तो यह 8% का विकास दर मैं अब देख पा रहा हूं कि इस साल आ सकता है। और जो बाकी कदम लिए गए हैं जिनके बारे में कभी और बात करेंगे हम, जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो ध्यान है, एनर्जी सेक्टर पे, और फिर जो न्यूक्लियर पे जो है एमएसएमई, ये सबको स्टार्टअप का जो फंडिंग है, ये सब मिला के देखें, इससे भी मेरे अनुसार एक्चुअली इसका असर आएगा। लेकिन अभी काम और काफी बाकी है। और एक बिंदु पे मैं रोशनी डालना चाहता हूं कि हमारी जो जीएसटी की जो प्रणाली है या फिर टैक्स की जो प्रणाली है, इसमें एक्चुअली काफी और सुलझाना इसको बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है काफी इसको उलझा देती है सुलझाने के बजाय। और टैक्स के कारण जो हमारे छोटे जो कंपनियां होती हैं उनको बहुत काफी माथापिची करनी पड़ती है। तो इसको सुलझाने पे हमें ध्यान देना है, और इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत अहम एक भूमिका रहेगा। वो जो आप टैक्स टेररिज्म की बात कर रहे हैं उसको काफ़ी हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है आज निर्मला जी ने, ऐसा मुझे लगा उनका भाषण सुनकर। जो नया बिल आने वाला है उम्मीद करना चाहिए कम से कम उस क्षेत्र में वो एड्रेस ज़रूर करने वाली हैं अगले हफ्तों में। मैं फिर उस दिन आपसे समय अभी आज से ले रहा हूँ, अपॉइंटमेंट बुक कर ले रहा हूँ, जिस भी दिन वो बजट आएगा, वो बिल आएगा, उस दिन मैं फिर आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ बहुत जाने माने विशेषज्ञ अर्थ मामलों के फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह साहब जुड़ गए। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। चेहरे पे आपके मुस्कुराहट देख रहा हूँ, शायद बिहार को बहुत कुछ मिला है, आपके गृह राज्य को कैसे देखना चाहेंगे? मैं बिहार से शुरू कर रहा हूँ, फिर और सवाल करता हूँ आपसे। आप एक तो धन्यवाद
ज़रूर मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है आप उसे पहचान गए हैं। दो महत्वपूर्ण कारण से ये मुस्कुरान था जी। एक तो बिहार के होने से एक हर्ष है, बिहार के ऊपर ध्यान जो वित्त मंत्री ने दिया है, जो कई सरकार ने वादे करके नहीं दिए वो अब उसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बिहारी होने के नाते मेरे चेहरे पे आपने मुस्कुराहट देखी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मुस्कुराहट है, बिहार भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन बिहार के विकास के अतिरिक्त जो भारत के विकास के लिए इस बजट के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। चर्चा हो रही है कि आम आदमी के समक्ष उनकी जो आय है वो उसमें एक नई वृद्धि, उनकी जो क्षमता है कि अब खर्च कर सकें, जिस भी वस्तु पे खर्च कर सकें, जो इनकम टैक्स के स्लैब में इतना महत्वपूर्ण और क्रांतिपूर्वक परिवर्तन आया है। मैं तो देख रहा हूँ कि कितने बजट के विश्लेषण रहा हूँ, कभी मैंने भी अनुमान नहीं किया था कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगी और 12 लाख के अतिरिक्त उनके ऊपर भी इतने महत्वपूर्ण स्लैब्स में परिवर्तन हुआ है कि वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ की जो उन्हें घाटा है उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन आप देखें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ और उन्होंने प्राप्त किया है जी। 1 लाख करोड़ के छूट के अतिरिक्त जो बजट के साथ उन्होंने एक फिस्कल कंसोलिडेशन स्टेटमेंट दिए हैं, उसके अनुसार फिस्कल डेफिसिट में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। फिस्कल डेफिसिट आगे आने वाले दिनों में 4.5 का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। ऋण जिसके संबंध में लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि ऋण बहुत बढ़ गया है, जो उन्होंने चार्ट दिया है आने वाले दिनों में अगर 10% भी नॉमिनल वृद्धि हुई जीडीपी की तो स्वाभाविक है कि ऋण की जो भार है जीडीपी के ऊपर वो भी एक नीचे के रास्ते पे है। तो आप जी में इतनी राशि की छूट देने के साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट का बर्डन है, उस फिस्कल डेफिसिट के बर्डन को बर्दाश्त करते हुए भी जो लक्ष्य है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर और ऋण का जो लक्ष्य है उसमें ये दोनों महत्वपूर्ण इनका योगदान है। और इनके साथ साथ अगर लें तो आप समझ सकते हैं कि एक दृष्टिकोण से यह एक क्रांतिपूर्वक बजट है। सिंह साहब किस रूप से क्रांतिपूर्वक? जी आप कुछ कह रहे थे? जी सिंह साहब, एक सवाल ये कि जो 6.3 से 6.8% का ग्रोथ रेट की बात की गई है इस बजट में, वो क्या अहम ऐसे आपको ये दिशा दिखती है जिससे ये ग्रोथ रेट या ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लगे और उसमें बल मिले? आप देखें 4 दृष्टिकोण से। एक तो जो राहत मिली है आम आदमी को, जो ऋण जो बजट और टैक्स की जो वृद्धि हुई उसमें आम आदमी के कंजम्पशन पे इसका सीधा असर पड़ेगा। ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप देखें इन्वेस्टमेंट रेशियो को बढ़ाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट रेशियो ज्यों को त्यों है। इन्वेस्टमेंट की वृद्धि के लिए उन्होंने बजट में कई चीज़ों का उल्लेख किया है, उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करें। कृषि क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश किस प्रकार हो सके उसका उल्लेख किया है। पल्सेस में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें उसका उल्लेख किया है। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के उल्लेख उन्होंने किया है जहां से बहुत ग्रोथ मल्टीप्लायर्स की प्राप्त हो सकती है। अर्बन सेक्टर के ऊपर उन्होंने जो उल्लेख किया है,
आप अगर इन सब चीज़ों को जोड़ें तो जो ग्रोथ रेट का अनुमान है, जो कल के इकोनॉमिक सर्वे में जिसका उल्लेख था, उस ग्रोथ रेट की पूर्ति में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जो मैं कह रहा था कि ग्रोथ के अतिरिक्त जो उन्होंने फिस्कल डेफिसिट के ग्लाइड पाथ के ऊपर उन्होंने जोर दिया है, जो ऋण की जो बर्डन है उसको भी कम करने के ऊपर, ऋण मने भारत सरकार की ऋण मने सब कुछ ऋण को जोड़ते हुए, और इतनी बड़ी टैक्स के ऊपर राहत, तो इन सभी दृष्टिकोण से आप देखें तो एक यह क्रांतिपूर्वक बजट है। जी सिंह साहब, एक छोटा सा चीज़ और पूछना चाहेंगे। हम लोग जब बजट एक्सपेक्टेशंस पे शो करते हैं लगातार पिछले एक महीने से बजट की तैयारी में, दो चीज़ें बार बार निकल कर आती हैं हर व्यक्ति के मुंह से। पहला, महंगाई से लड़ना है, और दूसरा, रोज़गार के साधन उपलब्ध हों। महंगाई को लेकर तो आपने समझाया कि किस तरीके से टैक्स स्लैब में क्रांतिकारी बदलाव लाकर एक मदद करने की कोशिश की गई है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या रोज़गार के साधन खासकर युवाओं के लिए, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, जो अभी कॉलेजेस में हैं, वो उनको कितनी मदद करेगा ये निर्मला जी का बजट? मेरे जानते उसका उल्लेख विस्तृत रूप से जी रोजगार के दृष्टिकोण के लिए जो उन्होंने स्किलिंग के ऊपर जोर दिया है, जो इन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, इन सभी को आप अगर लें, जो नए स्कॉलरशिप्स का उन्होंने जिक्र किया है, जो नए और पूंजी निवेश कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में उन्होंने जोर दिया है, उसके ऊपर टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान रहता है। रोजगार, महत्वपूर्ण रोजगार के लिए उन्होंने विशेषकर उसका उल्लेख किया है। तो आप इन सब चीज़ों को अगर एक संपूर्ण रूप से देखें तो रोजगार के लिए यह बजट जो है वह एक रोजगार के दृष्टिकोण से भी एक क्रांतिकारी बजट होगा। आप देखें कि दूरदर्शियाँ कितने रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके ऊपर, ऊर्जा के ऊपर बहुत इसका असर पड़ेगा। तो ऊर्जा, एनवायरनमेंट, सभी के दृष्टिकोण से यह एक बहुत क्रांतिकारी आज उन्होंने घोषणा की है। न्यूक्लियर पावर के ऊपर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होगी, लोग, आपको स्मरण होगा कि लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहते थे कि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और योगदान था कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से एक न्यूक्लियर डील का उन्होंने समझौता किया। उस समझौता का आज तक कोई पॉजिटिव उसका नतीजा नहीं निकला, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण जो इंश्योरेंस के दृष्टिकोण से थे, जो दृष्टिकोण था पूंजी निवेश को कराना न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, आज उसका प्रथम बार निर्मला जी ने उल्लेख किया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो उल्लेख किया है कि मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स, क्यों मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स, कि आगे आने वाले दिनों में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राप्त करनी है तो ये ऊर्जा की और खपत बढ़ेगी। उस एनर्जी नीड को किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उस एनर्जी नीड्स को मीट किया जाए। न्यूक्लियर एनर्जी विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। भारत पीछे था जी, और आज इस घोषणा के पश्चात एक न्यूक्लियर एनर्जी की प्राप्ति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ओके, एक आखिर में, चूंकि ये बजट का फेवरेट क्वेश्चन है और सबसे हम लोग हर साल पूछते रहते हैं, इनके सिंह साहब, आपने लगातार देखा है इतने बजट, लास्ट ईयर भी मुझे याद है मैंने आपसे बात की थी बजट के बाद, और आपने आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और इतने सारे बजट्स को देखते हुए इस बार इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? वुड यू से कि जैसा चिदम्बरम साहब का बजट बताया जाता था, एक बिग बैंग बजट, उस तरह का बजट है ये? मैं नंबर कभी नहीं दिया हूँ मैं इस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण से आप देखें बदलते रहते हैं स्थिति, लेकिन मैंने कहा और उसी में जो मेरा विश्वास है, यह एक क्रांतिकारी बजट है।
जी क्रांतिकारी बजट है जो उन्होंने रियायत दिए है टैक्स में, उस दृष्टिकोण से नहीं, भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए जो हो रहे हैं और कई कदम, उसमें इसका एक क्रांतिकारी योगदान रहेगा। सिंह साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि आप वित्त आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था को चला चुके हैं, देख चुके हैं, लीड कर चुके हैं। इस बजट में निर्मला जी ने कहा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत करना चाह रही हैं, NMM। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का खासा तवज्जो दिखा। हमारी अर्थव्यवस्था में हम लोग बहुत ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो गए थे। ये चीज़ जो सरकार पूरा इंटेंट जो दिखा रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये कितना पॉजिटिव कदम होगा 2047 के विकसित भारत वाले सपने को पूरा करने के लिए? यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। आप देखें, आप स्मरण करें, क्योंकि मैं तो बजट से आप समझें तो 1990 के पश्चात सभी बजट में किसी न किसी रूप से मैं जुटा हुआ था। तो आप स्मरण करें कि लोग कहते थे, एक आप देखें कटाक्ष के रूप में, कि भारत एक सॉफ्ट पावर और सर्विस सेक्टर हब बनेगा, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। यह प्रथम कदम है जो हम लोग अब इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि दोनों में कोई दूराभास नहीं है। हम लोगों को सर्विस सेक्टर में जो हमारी वृद्धि है उसको बनाए रखना है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कोई दूराभास नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनना आवश्यक है। चूँकि 1.4 बिलियन के लिए अगर रोज़गार और जो टेक्नोलॉजी हैं उसके फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में ग्रहण करना है, शिक्षा में जो परिवर्तन लाना है, स्वास्थ्य में जो परिवर्तन लाना है, तो उस दृष्टिकोण से दोनों का समन्वय, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और सर्विसेज में जो हमारी वृद्धि है उसको कायम रखना और सुदृढ़ बनाना, इन दोनों का समन्वय आवश्यक था, जो प्रकट है इस बजट में। जी, एक चीज़ और, ट्रंप साहब अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वो टैरिफ की बातें कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंडिया फर्स्ट की तरफ ऑलमोस्ट उसी लाइन पे सोच रहे हैं कि भाई हमारे देश में बनाओ और यहाँ से बना के बाहर बेचो। क्या आप कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं इस ग्लोबल इकोनॉमी में? आप देखें, पहली बात तो मैं एक हास्यप्रद रूप से कहूं कि जो आज ट्रंप साहब सोच रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत पहले सोच चुके थे। जी हाँ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने घोषणा की थी कि हम आत्मनिर्भर भारत के तरफ प्रगति करें, तो पूरी दुनिया कह रही थी कि शायद हो सकता है भारत एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी के रूप जा रहा है, हो सकता है भारत ने मुंह मोड़ लिया है अपने को एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप के ओर से। आज वही लोग कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट के ऊपर सराहना कर रहे हैं। इसका ऐलान तो प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसके ऊपर बहुत पहले कर चुके थे, और विकसित भारत के लिए यह आवश्यक है कि आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत के ऊपर एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, आप उसके दोनों पहलू देखें। हम लोगों ने एक सोच समझकर एक बहुत सल्तनित रूप से अपनी जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की वृद्धि के बारे में, जिसका अभी के बजट में जिक्र है, क्योंकि हम जानते हैं कि यद्यपि इस साल हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको लोग कहते हैं वो केवल 1.1% होगा, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है वो 2% से भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए आवश्यक है कि एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर हम लोग विशेष कर ध्यान दें। इस बजट में जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने बल दिया है, टॉयज़, लेदर, जिनके ऊपर भारत का टेक्सटाइल्स, जिनके ऊपर हम लोग की एक कंपैरेटिव एडवांटेज लोग मानते हैं,
उसके ऊपर बजट में दिया गया है। तो मेरे जानते आप देखें, ट्रंप साहब जो भी समझें मेक अमेरिका ग्रेट, यह बजट एक भारत ग्रेट पर जिसका कि ऐलान कुछ वर्ष पहले हो चुका था, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक इसका कदम है। जी, एक आखिर में सर जाते जाते सवाल, क्या मैं ये कहूँ जो टैक्स स्लैब्स में, वापस वहीं आ रहा हूँ जहाँ से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, जो टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं इस नई रिजीम में, क्या ये आप मानेंगे ये बहुत, मतलब आपने कहा क्रांतिकारी है, पर मैं इसको और आगे ले जाके पूछना चाहता हूँ कि ऐसा टैक्स स्लैब में बदलाव शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं था जो इस बार हुआ है। तो आप देखें, लोग कहते हैं कि मैं राजस्व सचिव के रूप से चिदम्बरम साहब का स्मरण करें, जिसे लोग ड्रीम बजट कहते थे। उस ड्रीम बजट का मैं अंग था। मैं उस समय उसे ड्रीम बजट कहा क्योंकि उस समय के दृष्टिकोण से वो ड्रीम बजट माना जाता था। मैं उस समय ये कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि 12 लाख तक आप ज़ीरो टैक्स देंगे। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि जो नए टैक्स स्लैब आए हैं उसमें विभिन्न टैक्स स्लैब के ऊपर हर एक टैक्स स्लैब में लोगों की जो राहत मिली है, लोगों का जो कंजम्पशन पावर बढ़ा है, जो डिमांड में इसकी वृद्धि होगी, ऐसा किया जाए। इसीलिए सोच समझ करके ही मैंने इसे इस दृष्टिकोण से एक क्रांतिकारी बजट के रूप में मैंने इसका उल्लेख किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा आपने कहा कि एक क्रांतिकारी बजट और ड्रीम बजट है, पहले भी बजट कुछ ऐसे रहे जिन्हें ड्रीम बजट कहा गया, लेकिन वो उस समय की स्थिति को देखते हुए थे, और अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से ये एक क्रांतिकारी बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। लोगों के हाथों में पैसे होंगे, उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। शुक्रिया एनके सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए।